हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, नोमा का हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके पहले जैसा कि इसके पहले हम कर चुके थे सामाजिक कारण, कृषि, मध्यवर्गीय और राजनीतिक अधिकार के प्रति सजगता और सामाजिक असंतोष कृषकों की दयनीय स्थिति। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे बुर्बो राजवंश में लुई 14वीं जो था, लुई 14वीं का शासन बहुत ही अच्छा था। यानी कि जब लुई 14वीं था, जब फ्रांस में उच्च शिखर पर था। लुई 14वीं ने ही बोला था कि मैं ही क्या हूँ, राज हूँ। फिर उसके बाद आया लुई 1774 में आया लुई 16वीं जो ये एक आयोग, निरंकुश और अयोग्य शासन था। और वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोनिएटा से विवाह किया। जो क्या था, वह मैरी अंतोनिएटा फिजूल खर्ची करती थी और अपने मुख्य अधिकारियों के लिए यानी 15,000 कर्मचारियों का ऐसा रखती थी जो ना तो कुछ काम करते थे और अपने हिस्से से 9% राजस्व के से का जाता था। और उसी समय 4 अरब क्या हुआ था, 4 अरब लिरवे को जो था अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति में उसे खर्च लेना पड़ा था, जिसका बोझ किस पर डाला गया, किसानों पर, या कह सकते हैं वहाँ के जनताओं पर, जिससे वहाँ के जनताओं नाखुश थे। वो फिर हुआ उसमें हम जानते हैं कि पढ़े थे हम लोग, कल और पढ़े थे हम लोग, प्रथम अरेस्ट, द्वितीय अरेस्ट और तृतीय अरेस्ट। प्रथम अरेस्ट में कुलीन वर्ग लोग आते हैं, प्रथम अरेस्ट, द्वितीय अरेस्ट और तृतीय। प्रथम अरेस्ट में पादरीज थे, द्वितीय अरेस्ट में कुलीन वर्ग थे और तृतीय अरेस्ट में बड़े व्यापारी, व्यवहारिक एकदम शिक्षक वर्ग और शिक्षक एवं शिल्पी थे। छोटे किसान और नौकर मजदूर जो थे, लेखक थे, शिक्षक थे, जज था, वकील था, डॉक्टर था, अधिकारी था, इस सभी को तृतीय अरेस्ट में रखा गया था। और प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट को टैक्स देना नहीं था। और यह सारा टैक्स का बोझ किस पर पड़ता था, तृतीय एस्टेट पर पड़ता था। हम लोग जानते थे कि प्रथम एस्टेट में पादरी जो लोग रहते थे, जिसमें 1,30,000 जनसंख्या थी। और द्वितीय अरेस्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीय अरेस्ट, जो कुलीन वर्ग के थे, उसमें 80,000 परिवार थे, जिसमें 40 लाख व्यक्ति रहा करते थे। और बाकी जो थे 2.5 करोड़ जनसंख्या, पूरे फ्रांस की 2.5 करोड़ जनसंख्या था, जिसमें प्रथम अरेस्ट और द्वितीय अरेस्ट जो था, उसके पास 40% उसी के पास क्या हुआ करता था, जमीन हुआ करता था। 90% जनता और वहाँ के 90% जनता कि कौन अरेस्ट में आते थे, तृतीय अरेस्ट में आया करते थे। और यही 90% जनता के तृतीय अरेस्ट में क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। और जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में रहते थे, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके लिए वहाँ के जनताओं में असंतोषजनक था। यही कारण हुआ कि वहाँ सामाजिकता और अराजकता फैली। हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे सीखते हैं। ये सारा हम पीछे इसलिए बता देते हैं कि आपको पिछला क्लास से अगर अगला क्लास बताएं तो उससे रिवीजन हो जाए और याद रहे। तो हम आगे चलते हैं। मध्य वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानताओं का व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगी थी। वहाँ को जो तृतीय अरेस्ट, जो प्रथम अरेस्ट के लोग थे या द्वितीय एस्टेट के लोग थे, वो तृतीय एस्टेट के लोगों को क्या करते थे, अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं किया करते थे। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानताओं का लगा, क्योंकि उन तीनों एस्टेट के पास समानताएं नहीं थे। प्रथम अरेस्ट और द्वितीय एस्टेट जो थे, वो तृतीय एस्टेट को नीचा समझते थे और उसको समान चीज़ नहीं दिया जाता था। इसलिए फ्रांस की क्रांति में जब हुआ तो उसमें क्या लगा, समानताओं का नारा लगा, जिसे मध्य वर्ग ने आगाज किया। इसे कौन वर्ग ने किया आगाज, मध्य वर्ग ने आगाज किया। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति और क्या था, दयनीय थी। यानी कि मतलब और ही स्थिति बहुत खराब होते जा रहा था, क्योंकि ना तो वहाँ के रोजगार था, ना तो किसानी के जो भी जितना 40% किसान जमीन था वो किसके पास था, वहाँ के पूरा 40% ज़मीन तो जब प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के पास था, जिस पर मजदूरी करवाते थे और उसको मुआवजा भी ज़्यादा यानी कि मजदूरी भी ज़्यादा नहीं दिया करते थे।
करा फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे। क्रांति के फलस्वरूप कौन लड़ते थे? कुलीन। कुलीन आते थे कौन से स्टेट में? द्वितीय स्टेट में। पुजारी पूजा करते थे, लड़ते थे कुलीन, पुजारी पूजा करते थे। पुजारी जो जिसको पादरी कहते थे कौन सा स्टेट में आते हैं? प्रथम स्टेट में आते थे। और जन साधारण उनका खर्च जुटाते थे। लड़ने में भी जितना खर्च होगा, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये फर्स्ट स्टेट पादरी हुआ करता था, सेकेंड स्टेट जो हुआ करता था कौन? कुलीन वर्ग होता था। और कुलीन वर्ग का काम था लड़ाई करना और पादरी का काम था पूजा करना। पूजा करने में और लड़ाई करने में जितना खर्च होता था ये कौन उठाता था? तृतीय स्टेट के लोग उठाया करते थे। यानी कि कहने वाला किसके रूप में? टैक्स के रूप में तृतीय स्टेट को देना पड़ता था। साधारण खर्च जुटाते थे। द नोबेल फाइट द सिलर्जी पे एंड द पीपुल पे, ये क्या था? उसका नारा था। इसे इंग्लिश में ही लिखा हुआ है यही चीज़ को। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। जब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें आर्थिक सामाजिक कारण क्या था, सामाजिक कारण के बाद राजनीतिक कारण पढ़ चुके हैं। अब लोग हम लोग देखेंगे कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो इसमें आर्थिक कारण क्या थे। तो करा आर्थिक कारण, विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डावाडोल कर दी गई थी। आर्थिक स्थिति क्या था? डावाडोल, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गए थे। आर्थिक स्थिति बोल, अब लगेगा कि सर आप आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है, जो हमको पहले तो समझा दीजिए। हम कहीं देखते हैं, मान लेते हैं कि आपका क्या है? घर है, और ये आपका घर है, इसमें आपके पिता जो लाते होंगे 100 रुपया कमा के लाते होंगे। कितना? 100 रुपये। यानी कि आपके पास पूंजी कितना रुपया? 100 रुपया हुआ। और 100 रुपया में अब होता होगा कि आपके पास 20 रुपया आपके एजुकेशन पर खर्च हो जाता होगा, 20 रुपया 30 रुपया खर्च हो जाता होगा, है ना, घर के सामान में लाने मिले तो 30 20 50, और 20 रुपया होता होगा या 45 रुपया कह सकते हैं कि दवा या इलाज करने में। जैसा आप जानते होंगे कि हर एक घर में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता होगा इलाज बीमारी में खर्चा होगा। अब बचा कितने? 5 रुपया। अब इसी में त्यौहार करना है, किताब खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, तो क्या 5 रुपया में संभव है कि हो पाएगा सारा चीज़? नहीं हो पाएगा। तो यानी कहने का मतलब 5 रुपया में अभी जब त्यौहार आएगा या कपड़ा खरीदने का समय आएगा तो क्या करना पड़ेगा? इसे कर्ज लेना पड़ेगा। और कर्ज लेना पड़ेगा तो कर्ज धीरे धीरे हर एक महीना कितना कर्ज लेंगे, और जब हर एक महीना कर्ज लेते रहेंगे तो इनका जो स्थिति होगा जो क्या हो जाएगा? बद से बदतर हो जाएगा या पूर्ण रूप से कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी को कहते हैं आर्थिक स्थिति इनका क्या है? बहुत ही खराब। यानी कि मेन रूप से कह सकते हैं पैसा की कमी होना क्या कहलाता है? आर्थिक स्थिति खराब। अब पैसा घर में अगर बढ़ जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है। तो हम इस तरीक़ा से हम लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पर हम लेकर देखते हैं फ्रांस को। अभी पूरा फ्रांस है। अब फ्रांस में क्या था, मान लेते इतना 1000 रुपया, 100 रुपया आता होगा, राजस्व आता होगा, टैक्स के रूप में जमा होता होगा, और 30 रुपया हो जाता युद्ध पर खर्चा हो जाता होगा, 45 रुपया पूजा पर खर्चा हो जाता होगा, 20 रुपया वहाँ जो कि राजा थे और वहाँ मेरी अंत्योदयता थे उसके पर खर्च हो जाता होगा, और 5 रुपया जो 15,000 जो थे, 15,000 जो मेरी अंत्योदयता के जो संबंधित थे उस पर भी 15 खर्चा हो जाता होगा। तो बचा क्या? कुछ नहीं। और तो राज को और आगे बढ़ाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स के रूप में। टैक्स किससे देना पड़ता था? सिर्फ तृतीय रेस्ट को देना पड़ता था। प्रथम और द्वितीय रेस्ट को तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, इसलिए सारा बोझ किस पर था? तृतीय रेस्ट पर था। इसलिए असंतोष भी कौन था? तृतीय रेस्ट था। क्रांति भी कौन करना चाहता था? तृतीय रेस्ट करना चाहता था। लेकिन इस समय में स्थिति किसका था? पूरा फ्रांस का स्थिति खराब था। प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था। अभी तो हम बोले कि कमाई कम, खर्च ज़्यादा। खर्च ज़्यादा होगा तो क्या लोन लेना पड़ेगा या कर्ज लेना पड़ेगा? तो उसी को कहते हैं प्रतिवर्ष आय कम होता था, व्यय मतलब खर्च, आय मतलब कमाना, कमाई कम होता था, व्यय मतलब खर्च, और खर्च ज़्यादा होता था। इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी कि कर मतलब टैक्स लगाने की क्या थी? प्रथा चली थी। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांतों पर आधारित था। आई जो कर लगाता था ना, जो समान सभी व्यक्ति पर नहीं समान तरीके लगाया जाता था। प्रथम और द्वितीय छोड़ के बाकी सबको अलग अलग तरीका से, जो ज़्यादा कमाता उस पर ज़्यादा टैक्स, जो कम कमाता था उस पर भी ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ता था। इसलिए कह सकते हैं कि सिद्धांत जो था
असमानताओं का सिद्धांत था। कर निश्चित करके और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था। अब कर फिक्स नहीं कि महीना में आपको ये 100 रुपया पर 5 रुपया देना पड़ेगा, तो हर एक मंथ 5 ही रुपया देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन पहले क्या था, हो सकता है कि 100 रुपया कमा रहे तो 5 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, तो अगला मंथ सरकार को पैसा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो 100 रुपया के 5 रुपया की जगह पर आप क्या अपना 20 रुपया तक लेगा, तो टैक्स तो हर एक मंथ क्या होता था, बढ़ जाता था। क्या ज़्यादा जरूरी था, तो हर एक मंथ कमता ही नहीं था, हर एक मंथ बढ़ता ही जाता था टैक्स, इसलिए कह सकते समान नहीं था। प्रत्येक वर्ष या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देता था, और वहाँ के जो पूंजीपतियों को जो कर वसूलने का क्या देता था, ठेका देता था। और ठेका मतलब ठेका, जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे बिजली बिल आपके पास आता था। 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें जो बिजली बिल था उसका कोई ट्रेन आप अपने जाकर क्या करना पड़ता था, जमा करना पड़ता था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आया तो इसने बिजली बिल तहसीलने का क्या कर दिया, ठेका दे दिया 5 वर्ष के लिए। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके द्वारी घर पर हर एक मंथ घर पर आकर क्या करता है, प्राइवेट कंपनियों वाला आपसे पैसा वसूलता है, और आसानी तरीक़ा से पैसा भी दिया करते होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हर एक 6 वर्ष में, क्या 5 या 6 वर्ष में किसी पूंजीपतियों को क्या करना पड़ता था, कर वसूलने का ठेका दिया जाता था, जिसे पूंजीपति टैक्स फार्मा कहते थे। यानी कि कुछ कहते थे टैक्स फार्मा। ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे यह कि पूंजीपतियों को सरकार जो 6 वर्ष कर वसूलने का ठेका दिया करते थे उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते थे टैक्स फार्मा कहते थे। क्वेश्चन पूछेगा टैक्स फार्मा क्या है, तो फ्रांस के राजा या सरकार कह सकते हैं, वहाँ पूंजीपतियों लोगों को हर एक 5 या 6 वर्ष में जो कर वसूलने का जो ठेका दिया जाता था उसी को हम लोग टैक्स फार्मा कहते थे। अब सब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरीक़े से सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कैसा बात है, ध्यान देने योग्य बात है। करा ए, रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे, यानी कि किसानों से मजदूरों से अधिक। मान लीजिए सरकार कहा कि हमको 100 रुपया अगर किसान कमा रहा है तो हमको 5 रुपया ला के देना है, तो इसको ठेकेदार को भी तो फायदा होना चाहिए। तो ये ठेकेदार कितना वसूलता था, 10 रुपया वसूलता था। अब 5 रुपया अपने रखता था, 5 रुपया किसको देता था, सरकार के पास देता था। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं आपको, ये नहीं कि 100 रुपया देता होगा, कमाता होगा और 5 रुपया टैक्स वसूला जाता होगा। सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपने जेब में रख लेते थे, और निश्चित रकम दे दिया और बाकी क्या रख लिया अपने जेब में। जिस प्रकार के सुन रहे होंगे कि ठेका दिया गया है, सरकारी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। रेलवे को क्या दिया, प्राइवेट किया जा रहा है, और रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, तो सरकार प्राइवेट पूरे नहीं दे देगा, उसको 5 वर्ष के लिए ठेका देगा, और कह देगा कि हमको 500 करोड़ रुपया चाहिए। अब 5 वर्ष में तुम 500 करोड़ कमा लो या 500 अरब कमा लो, वो उससे उन्हें मतलब है। सरकार को सिर्फ 5 वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपया देना होगा। अब आप ही बताइए, ये कंपनी कोई एक नाम की कंपनी है, और ये नाम की कंपनी है, जब इसको पैसा दे दिया, ए नाम की कंपनी खरीद लिया 500 करोड़ में, तो क्या लगता है कि ये लॉस सहेगा, तो ये कमाएगा हमेशा। इसको क्या रहेगा कि हम जब भी कमाएं 5 साल के अंदर ही 500 करोड़ से क्या कमाएं, ज़्यादा कमाएं। यानी कि ट्रेन से कितना वसूल करेगा, वसूल करेगा किससे, यात्रियों के द्वारा वसूल किया जाएगा। क्योंकि जब यात्री जाएंगे तो उसका टिकट जो था, टिकट क्या होगा, महंगा होगा, और जब टिकट महंगा होगा और यानी कि ट्रेन का यात्रा भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। उस तरीक़ा से वसूलेगी, यानी कि 500 करोड़ से तो ज़्यादा, यानी कि मान लेते हैं कि 600 करोड़ वसूलेगी, और सरकार 500 करोड़ देगी किसको, सरकार को देगी, कौन, कंपनी ए। लेकिन अपने रखेगी कितना, 100 करोड़ का मुनाफा होगा। इस तरीक़ा से हमसे वसूला जाएगा कितना, 600 करोड़ रुपया, ये हमसे ही वसूला जाएगा। इसी प्रकार से उस समय भी हुआ करता था। तो इसी प्रकार से बिजली में भी होने वाला है, प्राइवेट होने वाला है, ठेका दिया जा रहा है, तो बिजली भी अब कंपनी ज़्यादा वसूलेगी, पानी का भी आ रहा है, सारा भारत में प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि बुर्बो वंश का शासन आने ही वाला है। आर्थिक कारण क्या था, समान कर प्रणाली नहीं था, इसी ये आर्थिक कारण था। भूमिक, धार्मिक कर एवं अन्य समान कर का बोझ। भूमि का अलग टैक्स देना पड़ता था, धार्मिक यानी कि आप पूजा पाठ करेंगे उसका टैक्स देना पड़ता होगा, और कोई और काम कर रहे हैं उसका भी टैक्स देना पड़ता होगा। यानी बहुत सारे टैक्स उसमें जुटे हुए रहते हैं।
बेरोजगारी की समस्या। और उस समय क्या था, रोजगार भी नहीं था, और रोजगार नहीं था तो कह सकते हैं कि क्या वहाँ पर लोग क्या थे, बेरोजगार थे। यानी कि बेरोजगार थे और काम भी नहीं करना और टैक्स भी देना है, तो लोगों की स्थिति बद से तो बदतर होगा ही। चौथा कारण था गिल्ड एवं पानबंदी प्रांतियों आयात कर एवं समांती आयात कर से व्यापारियों से असंतोष। ये गिल्ड का पाबंदी, यानी कि कोई बहुत सा काम करने पर पाबंदी था, और टैक्स भी उसको क्या करा, आयात लाना, कोई सामान दूसरे व्यापारी, जो व्यापारी क्या है, व्यापारी किसी दूसरे देश से अपने देश में लाकर सामान को बेचेगा तभी तो उसे मुनाफा होगा, तब तो टैक्स देगा। लेकिन वहाँ सिस्टम था कि व्यापारी क्या करता था, जो वहाँ पर लाने के लिए, सामान बेचने के लिए सारा सामान का भी इजाज़त भी नहीं था, और उस पर टैक्स भी उसको ज़्यादा देना पड़ता था, इसलिए व्यापारी में भी असंतोषजनक था। कर रहे थे अपने जेब में रख लेते थे। इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे, यानी बहुत सारे आर्थिक कष्ट आ रहा था उन किसके पास, ये सारे आ रहे थे आर्थिक कष्ट वहाँ के जनताओं के पास या किसानों के पास आ रहे थे। आगे करा, फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। राजकोष के घाटे के भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए। अब वहाँ पर पैसा की तो कमी हो रहा है, पैसा की कमी हो रहा है, तो पैसा की कमी होती है, पैसा की पूर्ति करवाएगा कहाँ से, पैसा की पूर्ति तो राजकोष है ना, जब खजाना कम हो रहा है सरकार का तो टैक्स के रूप में बस लेगी, या टैक्स के रूप में बस लेगी किसी से, तृतीय रेस्ट के लोगों से, और सबसे ज़्यादा दबाव किस पर आएगा, तृतीय लोगों पर ही सबसे ज़्यादा दबाव आएगा। तो कह रहे किसान को भूमि कर टैल चुकाना पड़ता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात है, कैसा बात है, ध्यान देने योग्य बात कि किसान को भूमि कर किसे कहते हैं, टैले किसे कहते हैं, तो किसान को जो भूमि कर चुकाना पड़ता था उसी कर को, टैक्स को ही क्या कहते थे, टैले कहा जाता था। इसके अलावा तीथे नामक आर्थिक धार्मिक कर भी लगाए जाते थे। अभी आपको बताएं कि धार्मिक कर भी देना पड़ता था, यानी कि आप पूजा पाठ करेंगे मंदिर में तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स को क्या कहते थे, तीथे कहते थे। जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे अभी सभी गांवों को टैक्स देना पड़ता होगा, तो कहिएगा क्या सर पूजा करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है, कि अभी भी पूजा करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। जैसे घर गाँव में क्या बनाना है, मंदिर बनाना है, तो पहले सरकार लेकर करता था, अब बढ़िया से काम नहीं करता था, अब पूरे गाँव के मिल के जनता लोग तहसील कर मंदिर बनाते हैं, चंदा तहसील कर पूजा किया जाता है। इसी प्रकार से वहाँ भी इस तरीक़ा से जो टैक्स लगाया जाता था उस टैक्स को क्या कहते हैं, तीथे। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं तीथे बराबर चंदा, यानी जिस प्रकार से हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं उसी प्रकार को वहाँ धार्मिक कर्म में किसके रूप में उपयोग किया जाता था, तीथे के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन्हें चर्च को देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था, चर्च, क्योंकि फ्रांस में ज़्यादा लोग उचित हैं चर्च को मानते थे, चर्च में पूजा करने जाते थे। अगर यहाँ इंडिया में रहता था मंदिर कर लगता, मंदिर में जाते पड़ता। अनेक तरह की अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। अब बहुत सारे दैनिक जो नमक पर भी टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या आप जानते होंगे कि सब्जी में नमक मिर्ची कम रहेगा तो खा सकते हैं, है ना, तेल कम रहेगा तो पर भी किसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर नमक कम रहा तो आप खा नहीं सकते, इसलिए नमक पर ज़्यादा उपयोग होता था। इसलिए वहाँ की सरकार नमक पर भी क्या लगाया करते थे, टैक्स। तंबाकू जैसे दैनिक उपयोगों पर भी, तंबाकू खैनी जिसको कहते हैं, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पान, ये तंबाकू कहलाता है, इस पर भी सरकार वहाँ क्या लगाया करती थी, टैक्स लगाया करती थी। दैनिक उपयोगों की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। और बहुत सारे घर में जो दैनिक उपयोग यानी घर के सामान वस्तुओं भी जरूरी है, टेबल कुर्सी, उस पर भी क्या लगाया करते थे, टैक्स लगाते थे। साथ ही कई भेंट टोल टैक्स तो आज भी बस बोला जाता है। बोल सर ये टोल टैक्स कैसे, अगर कभी आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते होंगे ने, तो एक रोड पर इस तरीक़ा से रोड रहता होगा, आप देखे होंगे रोड पर इस तरीक़ा से रोड है, आई रोड पर बस यहाँ से जा रही है, और यहाँ पर एगो क्या होता है, इस तरीक़ा से गेट लगा होता होगा, और यहाँ बस रुकती होगी, यहाँ खिड़की से एक व्यक्ति निकलता होगा, उसे पैसा दिया करता होगा। किस लिए, क्योंकि आप इस रोड का यूज कीजिएगा, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही टैक्स कहलाता था कोची, टोल टैक्स कहलाता था। यानी कि वहाँ की जनता को क्या देना पड़ता था जी, आर्थिक यानी टोल टैक्स भी देना पड़ता था, यानी भेंट के रूप में। आदि भी समांती कर के रूप में भी उन्हें देना पड़ता था।
इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। यहाँ की यानी कि टैक्स पर टैक्स, टोल टैक्स देना है, तीथे टैक्स देना है, टाइलो टैक्स देना है, ज़मीन का वस्तु का टैक्स देना है, यानी बहुत सारे अनेक प्रकार के टैक्सों लगा दिए गए थे। ये टैक्स लगाया गया था किस लिए? ये टैक्स लगाया गया था क्योंकि वहाँ के सरकार 10 अरब लिरबे जो क्या कर्ज में डूबी थी उससे निकलने के लिए, और वहाँ का जो राजस्व खत्म हो गया था उस राजस्व को पूरा करने के लिए सारे टैक्स का लगाया जाता था। कह रहे हैं आगे कह रहा कि करों के आर्थिक बोझ के अलावे फ्रांस की आर्थिक स्थिति की दयनीय बनाने में भी वहाँ के समाज में व्यापक बेकारी की समस्या ने भी अहम भूमिका अदा की। और जो फ्रांस की क्रांति हुआ, जो बड़े उग्र रूप ले लिया, इसका मेन कारण यह भी था कि वहाँ पर जो जनता, मान लेते हैं फ्रांस है इस तरीक़ा से, यहाँ फ्रांस है, यहाँ का आधा ज़मीन 40% ज़मीन तो किसके हाथ में? प्रथम अरेस्ट और द्वितीय अरेस्ट के पास में, सेकेंड स्टेट के पास में। ये तो टैक्स देने रहा। यहाँ 90% जो बचा है, जो जनता है, यही क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। और कितने प्रकार के? बहुत सारे प्रकार के टैक्स दिया कर रहे थे। जैसे बहुत सारे, मतलब जैसे कौन कौन से टैक्स दे रहे थे? टाइले टैक्स दे रहे थे। और कोई टाइले टैक्स किसको कहते हैं? ज़मीन के लिए, यानी खेत जो करते हैं खेती के लिए टाइले टैक्स दिया जाता था। और कौन टैक्स दिया जाता था? तीठे टैक्स दिया जाता है। तीठे टैक्स किस लिए दिया जाता था? ये धार्मिक करने के लिए, यानी कि कह सकते हैं पूजा करने के लिए तीठे टैक्स दिया जाता था। और कुछ नमक पर भी आपको क्या लगाया गया था? टैक्स लगाया गया था। और कुछ पर रोड पर अगर चलते हैं, रोड का उपयोग कर जाते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं उपयोग करेंगे, तो टोल टैक्स, कौन टैक्स? टोल टैक्स के रूप में भी वसूला जाता था। और बहुत सारे वस्तुओं पर भी टैक्स वसूला जाता था। और यहाँ पर और क्या था? यहाँ के लोग बेरोजगारी गारी नहीं, बेरोजगारी वाला गाड़ी, यानी कि गाड़ी वाला समझिएगा आप, बेरोजगारी। तो कह रहा बेरोजगारी था, यानी कि मतलब काम नहीं था। जब काम नहीं था तो क्या उसके पास पूंजी आएगा, यानी कहने का मतलब पैसा, इनकम आएगा। और आएगा नहीं, आय से ज़्यादा क्या है? खर्च है। और आय से ज़्यादा खर्च है, और यही खर्च में क्या करना पड़ रहा है? टैक्स को भी देना पड़ रहा है। और टैक्स देना पड़ रहा है, आय है ही नहीं, कमाई नहीं हो रहा है, तो पैसा नहीं आ रहा, टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। तो स्थिति और बद से बदतर होगा कि नहीं होगा? यही स्थिति बद से बदतर हो जाने के कारण फ्रांस के लोगों ने क्या किया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। यह भी एक मुख्य कारण था। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। इसकी बजाय से हाथ से काम करने वाले कारीगरों और मजदूरों, घरेलू उद्योग धंधे विनिष्ट हो गए थे और बेरोजगार हो गए थे। इन्हीं क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतियों का साथ दिया। अब हुआ क्या? कहने का मतलब फ्रांस में हुआ क्या? जो पूंजीपति लोग थे, पैसे वाले जो लोग थे, वो क्या है, मान लीजिए ये ए नाम की कंपनी है, ये बी नाम की क्या है कंपनी है। पहले ए नाम की कंपनी जो पूंजीपति वाले लोग थे, इसमें 20 लोग क्या करते थे? मजदूर थे। अभी इसमें भी क्या थे? 40 मजदूर थे, मान लेते हैं। अब इसमें 20 मजदूर थे, इसमें 40 मजदूर थे। अब यहाँ पर क्या हुआ? जब 20 मजदूर काम कर रहे थे, अब यहाँ पर काम करने की जगह पर क्या लाए? मशीन ले आए। मान ये टी नाम के मशीन लाए, टी नाम के क्या लाए? मशीन। अब बहुत सारे मशीन लगा दिए। अब यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहा था, अब इसके जगह पर कौन काम करने लगा? मशीन काम करने लगा। तो जब मशीन काम करने लगा तो क्या व्यक्ति की ज़रूरत है कंपनी को? ये कंपनी को नहीं। तो ये कंपनी क्या करेगा? व्यक्ति को क्या कर दिया? मजदूरों को क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। अभी निकाल दिया जाएगा मजदूरों को। एक मशीन आने से कह सकते हैं, मान लेते हैं कि पूरा तो नहीं निकाला जाएगा, मान लेते हैं 15 को निकाला गया, तो 15 परिवारों की दयनीय स्थिति क्या हो गया? खराब हो गया। और जब 15 परिवारों की दयनीय स्थिति खराब हो गया तो या न तो टैक्स दे पाएगा, न तो टैक्स नहीं दे पाएगा। लेकिन सरकार क्या था? ठेका था, और टैक्स हर हाल में उसको वसूलना है। वो तो किसी न किसी तरीके से इससे वसूल कर ले जाएगा, या तो ज़मीन बेचो या घर बेचो। उसी प्रकार बी कंपनी में होगा। तो यहाँ से भी मान लेते वही कंपनी लगा दिया, मशीन लगा दिया गया, तो यहाँ भी मान लेते 20 गो निकला, तो 20 गो यहाँ भी बेरोजगार, यानी कि हर एक कंपनी से 15-20 को बेरोजगार हो रहे थे। और धीरे धीरे पूरे फ्रांस में ये औद्योगिक क्रांति हो गया और बेरोजगार हो गए। यानी कह सकते हैं कि उस समय जब टैक्स का भी बोझा था और बेरोजगार, यानी कि काम भी नहीं मिल पा रहा था। इसके कारण यहाँ के लोग क्या हो रहे थे? बेरोजगार होते जा रहे थे। कौन रोजगार? बेरोजगार होते जा रहे थे। अब बेरोजगार होते जा रहे थे तो इसको कुछ नहीं, एक ही चीज़ समझ में आ रहा था, अब क्रांति के सिवाय कुछ और इनको समझ में नहीं आ रहा था।
तो कह रहा इसके अलावे अव्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापारिक जीवन को भी पंगु बना दिया। और यहाँ के फ्रांस के जो जीवन, तो व्यापारी का जीवन था, वो भी खराब हो गया। अब व्यापार भी तो, अब मानिए अब इस प्रकार से लेते हैं, अब यही व्यक्ति जो 40 जो कमा रहे होंगे, 20 जो कमा रहे होंगे, तो ये भी कमा के जब इसको मंथली में पैसा मिलता होगा तो ये भी दुकान जाकर क्या करते होंगे, सामान खरीदते होंगे। अब ये जाकर दुकान जाकर सामान खरीदते होंगे तो वहाँ व्यापारी, दुकान में कौन बैठा होगा, व्यापारी बैठा होगा, व्यापारी सामान इनको बेचता होगा। अब व्यापारी सामान बेचता होगा तो इसके पास तो अब क्या रहा, रोजगार नहीं रहा, यानी कि हर एक मंथ अब पैसा नहीं आएगा। तो क्या दुकान पर पैसा, दुकान पर वस्तु खरीदने जाएगा, दुकान पर वस्तु भी खरीदने नहीं जाएगा। और जब ये दुकान पर वस्तु भी नहीं खरीदने जाएगा तो क्या व्यापारी के सामान अधिक से अधिक बिक पाएगा, नहीं। तो क्या इसके अधिक बिक नहीं पाएगा तो क्या इसका भी मुनाफा होगा, नहीं, ये भी लॉस में जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी में, औद्योगिक क्रांति में, कंपनी में मशीनीकरण होने के कारण साथ साथ गरीबों को भी बेरोजगार होते चले गए। अब व्यापारी लोगों को भी क्या होने लगा, समस्या होने लगा। और जब ये कपड़ा बना के इसको दे रहा है, बेच रहा है, खरीदने ही नहीं जाएगा, इन लोग आएगा तो फिर बिकेगा कैसे कपड़ा, है ना। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि कंपनी की स्थिति ठीक होते जा रहा था। जब का यानी कि धीरे धीरे जाकर फिर तो कंपनी की भी स्थिति, जब सामान भी नहीं बिकेगा तो जाकर कंपनी भी, कंपनी को हो जाएगा सामान रिटर्न, और सामान रिटर्न हो जाएगा तो ये भी क्यों वस्तु को बनाएगा। इसलिए यानी कि कह सकते हैं घूर फिर के कंपनी पर ही आता था। फिर भी वहाँ के उस समय के लोग कंपनी को यह चीज़ समझ में नहीं आता था। और औद्योगिक क्रांति में क्या क्या करते थे, मशीनीकरण किया करते थे, जिससे क्या वहाँ के लोगों को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ता था। तो कह रहे हैं इसके अलावा और अव्यवस्थित शासन व्यवस्था फ्रांस के व्यापारियों का भी जीवन क्या कर रहा था, पंगु मतलब खराब किए जा रहा था। फ्रांसीसी के जीवन में एक रूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनियम से कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तरह तरह के प्रतिबंध जैसे गिल्ड की पाबंदी, शहरों के व्यापक संबंधित नियम, प्राप्ति आयात कर, साम्यवादी कर, यानी बहुत सारे टैक्स और पाबंदी के साथ लगाया जाता था, व्यापारी पर लगाए गए थे। इन्हें अब कहेगा व्यापारी पर क्या क्या लगाया था, व्यापारी पर लगाया गया था प्रांतीय आयात कर लगाया गया था। जो जौन प्रांत में जाएगा व्यापार करने के लिए उस पर प्रांत मतलब राज, उस समय प्रांत हुआ करता था, जिस प्रकार से अभी राज हुआ करता है। यानी कि अभी भी है कि जिस दूसरे राज्य में सामान को ले जाएंगे तो टैक्स लगा, जिसको अभी कहते हैं जीएसटी के रूप में। आप कोई सामान खरीदे जाते होंगे महंगा तो कहा जाता होगा कि 16% या 18% जीएसटी लगेगा। उसी प्रकार उस समय टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। और व्यापार संबंधित नियम और बहुत सारे नियम था कि इसी नियम के तहत आप व्यापार करेंगे या अन्यथा नहीं व्यापार कर सकते हैं आप। सामंतवादी कर था, बहुत सारे सामंतवादी भी कर थे। इन्हें बंधने में जकड़ने रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक गया था। अब बहुत सारे उस पर टैक्स लगाए गए थे, और टैक्स के साथ ही टैक्स के साथ ही बहुत सारे नियम था। इस नियम के कारण यहाँ पर व्यापार कम होने लगा। व्यापारी चाहते थे कि देश के व्यापार को हर तरह से बंधनों से मुक्त किया जाता था। और वहाँ के जो व्यापारी चाहते थे जितना भी उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी रोक लगाया गया, उस सारा रोक को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जिससे हम लोग अच्छी तरीक़े से व्यापार कर सकें। इसी तरह असंतोषजनक एवं अन्यायपूर्वक वातावरण में देश का विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ सरकारी फिजूल खर्ची जो लुई 16वीं एवं मेरी अंत्योदयता के ऐसो आराम एवं भोग विलास की वस्तुओं पर करते थे, इतना तो दिक्कत हो ही रहा था। और जनता के पास असंतोषजनक था ही, उसके बावजूद भी यहाँ के जो राजा महारानी थे उनको तो है ना हरियरिये सूझ रहा था। कहने का मतलब फिजूल खर्ची थे वहाँ, उनको कुछ समझ में नहीं, फिजूल खर्च कर रहे थे। कौन कौन थे, लुई 16वीं और उसकी पत्नी जो कौन थी, मेरी अंत्योदयता जी थी, जो क्या करते थे, फिजूल खर्ची करती थी। भोग यानी कि भोग करने का मतलब ऐसो आराम के लिए करती थी कि इसको आराम चाहिए। जिस प्रकार के मोदी साहब को तो चाहिए अपनी कोई इज्जत, जनता चाहे कुछ करे, कितनों भी टैक्स लगाया जाए, कितनों भी तेल महंगा हो जाए, राशन तेल, करुआ तेल है ना जी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं समझ में आता, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ लुई 16वीं और मेरी अंत्योदयता भी वहाँ उनको अपना आराम से मतलब है, जनताओं से कोई लेना देना नहीं है। भोग विलास की वस्तुओं पर करते थे।
ने राजकोष को प्रभावित किया। और यही कारण था कि राजकोष को क्या किया, प्रभावित किया, यानी राजकोष घाटे में जाने लगा इनके ऐशो आराम के कारण ही। ऐसे स्थिति में सरकार मितव्यय से काम लेने की जगह कर्ज लेने और कर लगाने का ज़्यादा केंद्रित था। इस यहाँ पर तो राजकोष खत्म हो जा रहा था वहाँ के, जिस प्रकार से मोदी जी, आप सुनते होंगे कि मोदी जी एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए जाते थे तो ज़्यादा अधिक से अधिक पैसा खर्चा करना पड़ता था, उस प्रकार से यहाँ भी खर्चा करना पड़ता था। और यहाँ इसको कम रखने के बजाय यहाँ पर जो ने ध्यान कम टैक्स लगाने के बजाय यहाँ पर ध्यान दिया जाता था कि पैसा नहीं तो क्या कर लो, कर्ज ले लो, दूसरे राज्य से कर्ज ले लो, और नहीं तो क्या कर दो, कर्ज नहीं ले देता है तो क्या करो, जनता पर क्या बढ़ा दो, कर को बढ़ा दो, यानी कि टैक्स को बढ़ा दो। यानी कि उसमें खर्च में कमी नहीं लाकर कर्ज लिया करते थे और टैक्स को बढ़ाया करते थे। और टैक्स किसको देना पड़ता था, तृतीय रेस्ट में। सबसे ज़्यादा 90% लोग थे किसमें, तृतीय रेस्ट में। तो यानी कि कहने का मतलब 10% लोगों के चलते ये पूरा 90% लोगों को हालत क्या था, हालत बद से बदतर होते जा रहा था। दोस्तों अगर आपको यह अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए आज पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपको अगले वीडियो में उसके सावधान बता सकते हैं। हम लोग आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे सैनिक कारण, सैनिक क्या कारण था, फ्रांसीसी क्रांति होने के एक सैनिक भी कारण था, इसका क्या कारण था। तो वीडियो पवन टीचिंग सेंटर के साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के लिए भी आपका धन्यवाद।